किया गया। और 9 अगस्त को आप सबने देखा होगा जब प्रधानमंत्री जी ने अपने ऑफिस से ही 8.5 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का 17,000 करोड़ रुपया बटन दबाकर किसानों के अकाउंट में भेजने का काम किया। उसी दिन उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का 1128 करोड़ रुपया टैक्स को जारी किया, उसकी स्वीकृति प्रदान की। आज हम ये कह सकते हैं कि लगातार इस दिशा में सिलसिलेवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का फोकस है और सरकार उस पर काम कर रही है। केसीसी का विषय भी अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के समय लाया गया था। तब एक किसान को 25,000 रुपया केसीसी में मिलता था, उससे साहू किसान के रूप में लाया गया है और 1 लाख करोड़ से अधिक का ऋण का प्रवाह किसानी के क्षेत्र में नया गया है। और मार्च तक हमारी कोशिश है कि 2.5 करोड़ किसानों को केसीसी के कवर तक हम लाएं और इसके लिए सभी बैंक्स के साथ मिलकर अभियान चलाया जा रहा है। जब मोदी जी सरकार में आए थे तो कृषि के क्षेत्र में ऋण का प्रवाह 3 लाख करोड़ हुआ करता था। पिछले दिनों तक इसको बढ़ाकर 8 लाख करोड़ किया और इस बार जब बजट आया तो आप सबने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी ने यह सुनिश्चित किया कि कृषि के क्षेत्र में ऋण का प्रवाह 8 लाख की जगह 15 लाख करोड़ रुपए का होना चाहिए। तो कृषि के क्षेत्र को बढ़ावा देने की दृष्टि से, छोटे किसान को भी सारी योजनाओं का लाभ मिले इस दृष्टि से अनेक योजनाओं का सृजन किया गया है। जिन योजनाओं का मैंने आपको जिक्र किया ये सब एक तौर से नई योजनाएं हैं और कृषि विभाग की जो परंपरागत योजनाएं चलती हैं उनके अंतर्गत तो राज्यों को पैसा देने का काम होता ही है और उसका परिणाम भी निश्चित रूप से आने वाले कल में अच्छा आ ही रहा है। उपार्जन की दृष्टि से भी अगर हम देखेंगे तो 2014 से लेकर अब तक 6 वर्षों में 7 लाख करोड़ रुपए की सरकारी खरीद हमारी सरकार के द्वारा की गई। यूपीए के 10 वर्ष में जो खरीद हुई थी यह उससे लगभग 2 गुनी से अधिक है। तो हम एक और उत्पादन बढ़ा रहे हैं, उत्पादकता बढ़ा रहे हैं, सिंचाई के साधन बढ़ा रहे हैं, गैप्स को भरने का प्रयास कर रहे हैं और कृषि के क्षेत्र में काम आने वाली जो वस्तुएं उपकरण हैं उनकी भी आसानी से उपलब्धता हो यह भी सुनिश्चित करने का काम कर रहे हैं और नई स्कीम्स के माध्यम से सारे गैप्स को भरकर और कृषि एक मुख्य उद्योग के रूप में खड़ा हो इस बात पर भारत सरकार बल दे रही है। ये सब चीजें लगातार ठीक से चल पाए और कृषि का क्षेत्र एकदम ओपन हो पाए और कृषक को अपनी उपज बेचने की स्वतंत्रता हो पाए और इस दिशा में जो कानूनी बाधाएं खड़ी हुई हैं उन कानूनी बाधाओं को भी दूर किया जा सके। इसके लिए स्वामीनाथन साहब ने भी रिकमेंड किया था कि एग्रीकल्चर रिफॉर्म होने चाहिए। एपीएमसी की जो जंजीरों में किसान जकड़ा हुआ है उसे मुक्त करना चाहिए। शरद जोशी जी हमारे जो किसान नेता हैं, महाराष्ट्र के स्वेतकारी संगठन के बड़े नेता हैं, लगातार वो इस बात पर बल देते रहे। नेशनल फार्मर कमीशन ने देश भर में किसानों का अध्ययन किया। उन्होंने भी यह पाया कि इस प्रकार के रिफॉर्म की देश को आवश्यकता है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और पूर्व कृषि मंत्री शरद पवार ये लोग भी लगातार इस बात को कहते रहे लेकिन कभी रिफॉर्म करने की हिम्मत नहीं जुटा सके। 2019 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में पेज 17 पर जो एग्रीकल्चर का उल्लेख किया है उसमें भी उन्होंने यह उल्लेख किया था कि हम सरकार में आएंगे तो एपीएमसी एक्ट को बदलेंगे, किसान के उत्पादन पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगाएंगे, अंतर्राज्यीय व्यापार को खोलेंगे, संविदा खेती को बढ़ावा देंगे और एसेंशियल कम्युनिटी एक्ट को हम समाप्त करेंगे
यह उनने अपने मैनिफेस्टो में उल्लेख किया। लेकिन उल्लेख अलग बात है, विचार व्यक्त करना अलग बात है, और किसी रिफॉर्म को अमली जामा पहनाना यह बिल्कुल दूसरी बात है। और मुझे ये कहते हुए बहुत प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मानसून सत्र में कृषि सुधार बिल मंत्रिपरिषद से पारित करके संसद में पेश किए। कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य अधिनियम 2020, दूसरा मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं का करार अधिनियम 2020, और जो आवश्यक वस्तु अधिनियम है उसमें संशोधन 2020। ऐसे करके ये 3 बिल प्रस्तुत किए गए। पहला बिल कृषि उपज के ट्रेड से संबंधित है। अभी तक किसान अपना उत्पादन करता था, उसको मंडी में लाना जरूरी था, और मंडी में कुछ लाइसेंसधारी व्यापारी होते थे, एक मंडी में 20-30, वो लोग उसके माल को ऑक्शन करते थे। भाव जो वो तय कर देते थे उसी भाव पर किसान को शाम तक इंतजार करने के बाद अपने उत्पादन को बेच के आने के लिए मजबूर होना पड़ता था। बाकी मंडियों में किस प्रकार का शोषण होता था ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आप सब कार्यकर्ता क्षेत्र में रहते हैं और आप सब उस दिशा में मेरे से अधिक पश्चिम बंगाल की स्थिति को और बाकी देश भर की स्थिति को जानते हैं। हम लोगों ने इस बिल के माध्यम से 3-4 प्रावधान किए हैं। इन प्रावधान में किसी को कोई भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लोकसभा और राज्यसभा में भी जब बिल पर चर्चा हो रही थी तो लोकसभा में भी 4 घंटे चर्चा हुई, कांग्रेस के लोगों ने भी अपना भाषण दिया। राज्यसभा में भी 4 घंटे चर्चा हुई, वहां पर भी कांग्रेसी और विपक्षी नेताओं ने अपना भाषण दिया। लेकिन आप अगर उनकी डिबेट को सुनेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि हमारे जो अधिनियम प्रस्तुत किए गए थे उन अधिनियम के प्रावधानों पर किसी ने